हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें हम कवर करने वाले टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए स्टार्ट विद द न्यू सब्जेक्ट टुडे, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। 2 क्रेडिट पॉइंट के लिए है, बराबर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ही है, तो ज़्यादा लेंदी तो टॉपिक मतलब सब्जेक्ट नहीं है। 2 टॉपिक है शायद, वो 2 या 3 ही टॉपिक है इसके अंदर, जिसमें जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट शीट। TY BCom को इम्पॉर्टेंट है, SY BAF वगैरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये आया नहीं है। दिख रहा है बोर्ड पे कुछ? ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। अब कॉस्ट शीट होता क्या है पहले वो समझते हैं। अकाउंट लिखने का जो प्रोस्पेक्ट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है फाइनेंस अकाउंट और एक होता है कॉस्ट अकाउंट। हमेशा याद रखो, अकाउंट में कितने टाइप है? फाइनेंस और कॉस्ट। रियल नॉमिनल पर्सनल तो टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गया, बट अकाउंट में फाइनेंस अकाउंट होता है और कॉस्ट अकाउंट होता है। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, और फाइनेंस वाला क्या करता है? कॉस्ट भी रिकॉर्ड करता है, फाइनेंशियल खर्चा भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम करने क्या वाले? इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा आने वाला है वो फाइंड करने वाले हैं। एग्जाम्पल, ये पेन मेरे पास है, इसको बनाने में कितना खर्चा लगने वाला है वो निकालेंगे। फिर हम इसके अंदर हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे और इसका MRP यानी कि सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। समझ में आया क्या? तो वो प्रोसेस क्या है, उस चीज को सीखना इज कॉस्ट अकाउंटिंग। दिमाग में बैठा? अब मुझे बताओ कि मेरे को अगर ये पेन बनाने गया तो सबसे पहला चीज मुझे क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहला चीज जो चाहिए वो क्या चाहिए? मटेरियल। एंड वो मटेरियल को कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जो चीज इसको डायरेक्टली बनाने के लिए लगने वाला है, जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। प्रोडक्ट बनाने का जो डायरेक्ट खर्चा है उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रोडक्ट बनाने का जो डायरेक्ट खर्चा है उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे ये बनाने के लिए प्लास्टिक लगने वाला है, तो प्लास्टिक इसका क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। अब बनाने वाला कारीगर भी चाहिए और कारीगर को भी पैसा देना पड़ेगा, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट लेबर। क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर। सैलरी नहीं देते, लेबर को हमाली का पैसा देते हैं, बराबर है? तो डायरेक्ट लेबर, बराबर है। अब इसको बनाने के लिए कोई मशीन भी लगने वाला है, और वो मशीन सिर्फ यही बना सकता है और कुछ नहीं बना सकता है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस के कैटेगरी में भी आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये पेन बनाने का है तो इसमें 3 डायरेक्ट चीजें लगने वाली है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। रिकॉर्डिंग चालू है ना? ठीक। इन तीनों चीज को जब मैं ऐड करूंगा, तो जो खर्चा मुझे मिलेगा उससे मैं कहता हूं प्राइम कॉस्ट। क्या कहता हूं मैं? प्राइम कॉस्ट। क्या कहता हूं मैं? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा प्राइम कॉस्ट। हमेशा याद रखो, इसमें सिर्फ खर्चा लिखते फायदा नहीं। ओनली एक्सपेंसेस, नो इनकम। इसमें सिर्फ खर्चा रिकॉर्ड होगा, कोई भी इनकम रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ 2 चीज को छोड़ के। वो क्या है बाद में एक्सप्लेन करता हूं। ओनली एंड ओनली एक्सपेंसेस, नो इनकम। ठीक है क्या? डायरेक्ट, 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 3 डायरेक्ट को ऐड करूंगा तो बेसिक कॉस्ट यानी कि प्राइम कॉस्ट मिलेगा। अब ये पेन को बनाने के लिए मटेरियल लगने वाला है प्लास्टिक, पेन को बनाने वाला हमाल लगने वाला है लेबर, पेन को बनाने के लिए जो डायरेक्ट मशीन लगने वाला है उसका खर्चा। समझ में आया क्या? समझा? इन तीनों को चीज को आप जब ऐड करोगे तो जो खर्चा आएगा उसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पालक, मैं पढ़ा रहा हूं, उसको देख के कुछ नहीं होएगा, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। अब डायरेक्ट खर्चा के बाद इनडायरेक्ट खर्चा भी लगता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद अब जो खर्चा होने वाला है उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट।
और जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सब आता है फैक्ट्री में। समझ में आया क्या? डायरेक्ट खर्चे के बाद अब सामान बनने के लिए जाएगा तो फैक्ट्री में ही जाएगा, हाँ या नहीं? अब फैक्ट्री में जाएगा तो प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट नहीं ओवरहेड, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेड एक्सपेंसेस वर्ड यूज नहीं करता है, कॉस्ट अकाउंटेड एक्सपेंसेस नहीं, क्या वर्ड यूज करता है? ओवरहेड्स। फाइनेंस अकाउंटेंट जो होता है ना वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखेगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट क्या लिखेगा? फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड्स का मतलब ही एक्सपेंस है, लेकिन क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटेंट है तो वो बोलेगा भाई मैं ओवरहेड्स बोलता हूँ। जैसे बेसिक है, कुछ लोग डेटर्स कहते हैं, कुछ लोग डेप्टर्स कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन फर्क है खाली, है तो काम वही। तो सिमिलरली यहां पे भी कॉस्ट अकाउंट फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। बात समझ में आ गया क्या? अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में इन शॉर्ट इनडायरेक्ट खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, जो भी फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसको बनाने के लिए वो सब चीजें इसके अंदर ऐड होगी। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा उसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। जैसे ही प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो जाएगा तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट। क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट। क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट। इतना समझा है? अब सामान बन के जब रेडी होता है तो उसे हम लोग लेके जाते हैं ऑफिस में। पहले 3 चीज को ऐड किया तो प्राइम, उसके अंदर फैक्ट्री का खर्चा ऐड किया तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। अब उसे हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन खर्चे के अंदर। किसमें? ऑफिस एंड एडमिन खर्चे के अंदर। कॉस्ट बुक लाया था ना मैं कॉस्टिंग का, इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे? बेटा ये लेसन ओपन करना। क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या ऐड करेंगे? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। क्या ऐड करेंगे? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। क्या ऐड करेंगे? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। जैसे ही ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब तुम्हारे कॉस्ट शीट में थोड़ा बहुत चेंजेस आया इस साल, ये पुराना कॉस्ट शीट है, इसमें क्या नया चेंजेस है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी खाली पहले याद कर लेते। डायरेक्ट तो प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करेंगे ऑफिस तो ऑफिस कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड पहली बार माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इन सब में सब चीजें ऐड होती है क्योंकि एक्सपेंसेस सब ऐड होता है, और क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है इसलिए वो माइनस होता है। मैंने कहा था 2 चीजें खाली जो इसके अंदर आएगा इनकम में, एक है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अरे ये समझा क्या? हाँ या नहीं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करूंगा प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेल्स। पॉइंट समझ में आ गया क्या? वापस एक बार, डायरेक्ट तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे ऑफिस तो मिलेगा ऑफिस नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड प्रॉफिट तो सेल्स। इतना समझ में आ गया है क्या? कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड करूंगा फैक्ट्री का खर्चा तो मिलेगा फैक्ट्री का कॉस्ट। ऐड करूंगा ऑफिस का खर्चा तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS जिसे कहते हैं। ऐड करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करूंगा प्रॉफिट तो मिलेगा सेल्स। अब इसका चेंज क्या हुआ है? बट सिर्फ फॉर्मेट लिखने के लिए चेंज करके दिया है, सम में ऐसा कोई चेंजेस आपके नहीं है। क्या चेंज हुआ है? डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट तो ठीक है, ऐड करूंगा फैक्ट्री कॉस्ट भी ठीक है, ऐड करूंगा सिर्फ ऑफिस का खर्चा नहीं, तो इसके अंदर और 2 चीज ऐड होने वाला है। ऐड होने वाला है ऑफिस एडमिन तो ठीक है, क्वालिटी कॉस्ट कंट्रोल QCC प्लस R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब ऐसा कोई खर्चा आपको बाइफरकेट करके कोई भी सम में दिया नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट QCC, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये खर्चा फैक्ट्री के बाद लगता है, तो ये 3 चीज इसके अंदर ऐड करूंगा तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही। पिछले साल तक सिर्फ ऑफिस एंड एडमिन हेडिंग आता था, इस साल और 2 चीज इसके अंदर ऐड हुआ है,
QCC and R&D. QCC stands for Quality Control Cost and R&D stands for Research and Development Cost. समझा पॉइंट? हाँ, ठीक है। तीनों डायरेक्ट को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा, प्राइम से हम जाएंगे फैक्ट्री में तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करेंगे ऑफिस तो मिलेगा ऑफिस कॉस्ट, नहीं बोलते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें ऐड करने का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो COGS मिलेगा। फिर कोई सेलिंग खर्चा है तो वो ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा, ऐड करूंगा प्रॉफिट तो सेल्स मिलेगा। यहाँ तक पैटर्न क्लियर है क्या? अब बात करता हूं मैं स्टॉक के। स्टॉक में 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, अगर किसी को पता है तो। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP और एक होता है फिनिश गुड्स। कच्चा माल, आधा कच्चा आधा पक्का WIP और एक रेडी गुड्स, बराबर है। तो देखो आपने जो स्टॉक है ना, इसको 3 भाग में डिवाइड भी किया है। एक है मटेरियल का, जिसे हम लोग कहते हैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल ही रिकॉर्ड करने का, मतलब खाली मटेरियल दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 3 टाइप के मटेरियल्स दे दिए तो रॉ मटेरियल का खर्चा हमेशा डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएगा। रॉ मटेरियल खर्चा कहाँ आएगा? डायरेक्ट मटेरियल में। WIP मतलब जिस पे काम हो रहा है, और काम फैक्ट्री में होता है, तो जो फैक्ट्री का खर्चा है इसी के अंदर WIP का स्टॉक आएगा। अरे समझाइए, समझाइए, क्लियर है? तीसरा स्टॉक है फिनिश गुड्स। तीसरा स्टॉक है फिनिश गुड, और फिनिश गुड्स तो मैंने लिख के रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ही आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अरे समझा? समझा? मतलब ये है मटेरियल हमेशा रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, अगर WIP दिया तो फैक्ट्री में जाएगा, और फिनिश गुड दिया तो COP में आएगा। क्लियर है? डायरेक्ट मटेरियल का एक फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये पूरा फॉर्मेट किसके लिए? डायरेक्ट मटेरियल के लिए। WIP का कोई फॉर्मेट नहीं, फिनिश गुड्स का कोई फॉर्मेट नहीं। WIP का फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग को ऐड करो और क्लोजिंग को लेस करो। सेम फिनिश गुड्स, ओपनिंग को ऐड करो, क्लोजिंग को लेस करो। पॉइंट समझ में आ गया? यहां तक मैंने अभी तुमको जो एक्सप्लेन किया, अगर ये फॉर्मेट बाय हार्ट हो जाता है तुम्हारा, तो ये टॉपिक भी बाय हार्ट हो जाएगा। फिर से कहता हूं, फॉर्मेट एक बार याद करते हैं। डायरेक्ट 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 तो प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों डायरेक्ट को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। इसको हम लेके जाएंगे फैक्ट्री में, तो हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है सब ऐड करेंगे। ठीक है? समझा? एक और चीज जो तुमको इसमें लेस करना है, मैंने बताया था खाली एक्सपेंसेस ही लिखते, इनकम नहीं लिखते। इनकम के अंदर क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है, इसलिए वो लेस होता है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑफ स्क्रैप, भंगार, भंगार अगर बेचते हो तो वो इनकम कॉस्ट शीट में आता है, और ये हमेशा फैक्ट्री कॉस्ट में ही रहता है, और ये माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा। कहाँ? फैक्ट्री के अंदर। भंगार फैक्ट्री में ही मिलता है, तो भंगार फैक्ट्री में ही जाएगा सेल ऑफ स्क्रैप, बाकी और कहीं पे भी नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? ये फॉर्मेट, फॉर्मेट समझा सबको? डायरेक्ट 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 तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करेंगे ऑफिस तो मिलेगा ऑफिस कॉस्ट, नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करने का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS। ऐड करेंगे सेलिंग खर्चा तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड उसमें आपका प्रॉफिट तो मिलेगा सेल्स। पॉइंट क्लियर है? हाँ या नहीं? अब इधर 3 कॉलम बनाए, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट। इसका मतलब है कि आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, उसका रेट कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कॉस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो भी इधर यूनिट्स है वो यहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेम रहेगा। मतलब डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट कभी भी चेंज नहीं होएगा।
यहां से लेके यहां तक यूनिट सेम ही रहेगा, ये समझा। सिमिलरली सेल से लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक यूनिट सेम रहेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके सेल्स तक का यूनिट हमेशा सेम रहेगा। जो भी यूनिट्स में चेंजेस आएगा वो यहां पे करना है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब यूनिट्स यहां पे कभी भी ऐड नहीं होगा, यहां से भी यूनिट ऐड नहीं होगा, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट दिया रहेगा वो ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट लेस करोगे। एग्जाम्पल के लिए ये था 2000, इसमें 1000 ओपनिंग स्टॉक था, 500 क्लोजिंग स्टॉक था, तो इस हिसाब से मेरा यूनिट कितना हो गया, 2500। तो ये 2000 यहां तक 2000 ही रहेगा, ये 2500 यहां तक 2500 ही रहेगा। जो भी बदलाव होगा वो यहां पे चेंज होगा, ये याद रखना। यूनिट का कॉलम सिर्फ इसी पॉइंट पे चेंज होने वाला है, उसके पहले वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये कुछ भी नहीं दिया है, डैश डैश, तो ये भी सेम आ जाएगा और फिर नीचे तक सेम ही रहेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का? इतना कंसेप्ट क्लियर है? दैट्स इट। कॉस्ट शीट आपका यही है। कॉस्ट शीट में आपको क्या करना है, कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है बाइफरकेट करना है हेडिंग वाइज। डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में लिखो, फैक्ट्री का तो फैक्ट्री में लिखो, ऑफिस का है तो ऑफिस में लिखो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है फिनिश गुड्स में लिखो, सेल्स का है तो सेल्स में लिखो। समझा पैटर्न क्या है? हाँ, चलिए आ जाते हैं फिर सम की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सो ऑन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, या जो भी है। आपको ये पूरा खर्चा दिया है। पहला काम करना है कि आपको हेडिंग वाइज बाइफरकेशन करना है कि कौन से हेडिंग में जाएगा। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट खर्चा है, तो ये कौन से कैटेगरी में जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल के कैटेगरी में, तो मैंने लिख दिया डीएम डायरेक्ट मटेरियल। समझा ये? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में। रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल भी डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, ओई क्या लिखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या लिखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन इज माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉयल्टी ऑन डायरेक्ट मतलब क्या है कि आपने कुछ प्रोडक्शन करने के लिए सोचा था, कोई प्रोडक्ट बनाने का सोचा था, और उसको बनाने के लिए आपको एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉयल्टी का खर्चा करना पड़ा। अब ये जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि हमको रॉयल प्रोडक्ट बनाना है तो रॉयल खर्चा करना पड़ेगा। अगर नहीं बनाना रहता तो ये खर्चा आता क्या? नहीं। मतलब इट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने डीएम लिखा है क्योंकि और एक कोई पार्ट है, बट ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, सामान लाने का। कौन सा सामान, मटेरियल लाने का खर्चा, और मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। अरे समझा ये? नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट दिया आपने, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश डिस्काउंट का मतलब बेचने का है, हम डिस्काउंट देंगे। क्या वो मेरा खर्चा है क्या? नहीं। समझा? तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड कॉस्ट शीट में नहीं होगा। नेक्स्ट, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ रहता है? तो ये जो खर्चा होगा वो फैक्ट्री का खर्चा होगा, तो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। समझ में आ गया क्या? रेंट, रेट, टैक्सेस, ब्रैकेट में क्या लिखा है, मतलब फैक्ट्री का रेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। रेंट, रेट ऑफिस का ऑफिस में जाएगा। ऑफिस कन्वेंस ऑफिस में जाएगा। सेल्समैन का सैलरी सेलिंग खर्चा है। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव मतलब डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव मतलब डायरेक्ट वेजेस, और अनप्रोडक्टिव मतलब इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट खर्चा डायरेक्ट की कैटेगरी में जाता है और इनडायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री में जाता है। प्रोडक्टिव है मतलब डायरेक्ट है, मतलब ये डायरेक्ट लेबर हो गया। समझ में आ गया क्या? डायरेक्ट वेजेस लिखा है मतलब डायरेक्ट लेबर। डेप्रिसिएशन किस पे दिया है,
प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी कहाँ रहता है? फैक्ट्री, तो फैक्ट्री। ऑफिस, ऑफिस में ही जाएगा। डायरेक्टर का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा है क्या? डायरेक्टर को सामान बेचने के लिए बिठा दे क्या? नहीं, तो ये कौन सा खर्चा है? ऑफिस का। गैस, वाटर चार्जेस फैक्ट्री का, फैक्ट्री में, ऑफिस का, ऑफिस। मैनेजर का पगार ऑफिस में जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स प्रिंटिंग, सामान बेचने के लिए हमने कैटलॉग बना के रखा है, मतलब ये सेलिंग का खर्चा है, सेलिंग के लिए खर्चा करके रखा है। अपने ने कैटलॉग नहीं बनाया रहेगा तो अपने को बोलना पड़ेगा, तो हमने क्या किया भाई? कैटलॉग बना दिया, भाई देख तेरे को जो चाहिए देख और फिर बता। तो ये कैटलॉग प्रिंटिंग का खर्चा कौन सा खर्चा है? सेलिंग एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस है? सेलिंग। लूज टूल रिटर्न ऑफ, पाना पकड़ कहाँ रहता है? रिटर्न ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया क्या? आपका पहला काम था सारे एक्सपेंसेस को पहचानना, कौन से कैटेगरी में जाएगा। समझ में आ गया? अब कोई एडजस्टमेंट है क्या? एक बार देख लेता हूं। आउट ऑफ 48 आवर्स इन अ वीक, एक हफ्ते में 48 आवर्स काम करने में जो हमारा मैनेजर है वो क्या करता है? वो 40 घंटा फैक्ट्री का काम देखता है और 8 आवर्स वो ऑफिस का काम देखता है। इसका मतलब जो मैनेजर को तुम पगार दे रहे हो वो पूरा ऑफिस का नहीं है, उसमें 40 घंटे का जो पगार है वो किसका है? मतलब ये जो 60,000 उसको तुमने पगार दिया है वो 48 आवर्स का पगार दिया है, उसमें से 40 आवर्स का पगार किधर जाना चाहिए और 8 आवर्स का पगार किधर जाना चाहिए? मतलब ये पूरा पगार ऑफिस में नहीं जाएगा, इसमें से 40% पगार तुम्हारा फैक्ट्री में जाएगा और 8% का जो पगार है, मतलब 8 जो हिस्सा है वो जाएगा ऑफिस में। मतलब मैनेजर सैलरी के ऊपर एक एडजस्टमेंट है। समझ में आ गया? अरे हाँ, मतलब अगर ये एडजस्टमेंट नहीं रहता तो हम ऑफिस में ही लिखते, बट इसने एडजस्टमेंट दिया। नेक्स्ट क्या दिया है? मैनेजमेंट हैज फिक्स द सेलिंग प्राइस एट 110% ऑफ द कॉस्ट। जो भी हम सामान बेचेंगे वो कितने में बेचेंगे? 110% में बेचेंगे। मतलब जो भी खर्चा आएगा उसका 110% निकालो, उतने में सामान बेचना है, मतलब वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कहीं पे भी लिखते नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मेट में आएगा। और कुछ है क्या? नहीं। अब आ जाता हूँ फॉर्मेट पे। देखो मैंने फॉर्मेट पहले से लिख के रखा है, ऐसा पैटर्न में आप भी लिखोगे तो आपके लिए अच्छा है। डायरेक्ट 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 प्राइम कॉस्ट, ऐड करो फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करो ऑफिस तो ऑफिस कॉस्ट। अब इधर मैंने जगह छोड़ दिया है, आपको भी ऐसे 10-10 लाइन 5-5 लाइन डिपेंडिंग आपके मार्किंग के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि फैक्ट्री में 5 आइटम है तो 5 लाइन छोड़ दो, ऑफिस में 10 आइटम है 10 लाइन छोड़ दो, भाई 2-2 लाइन छोड़ना पड़ेगा तो 2-2 लाइन छोड़ो। इसलिए पहले मार्किंग करोगे तो आपको समझेगा फैक्ट्री के कितने एक्सपेंसेस है, भाई 5 एक्सपेंसेस है तो 5 लाइन छोड़ दो, 6 एक्सपेंसेस है 6 लाइन छोड़ दो, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? ये 3 जैसा है वैसे ही रहेगा, इधर कुछ भी पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट तो प्राइम कॉस्ट, ऐड करूंगा फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करूंगा ऑफिस तो ऑफिस कॉस्ट, नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड सेलिंग तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें हमारा प्रॉफिट ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? सेल्स। पैटर्न समझ में आ गया क्या? अब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली तो दिया नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल की हमने जब मार्किंग किया तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, ये सब चीज दिया है। तो टू फाइंड डायरेक्ट मटेरियल, अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल का आंसर निकालना है तो उसका मैंने अभी फॉर्मेट बताया था। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आ गया क्या? तो जरा इस पैटर्न के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, हाँ सर दिया है 2,35,000, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डीएम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 10,40,000, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है कैरेज इनवर्ड, इधर डीएम लिखा है वो डीएम नहीं आने वाला है, वो मैंने पहले ही बता दिया था। कैरेज इनवर्ड कितना? 41,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,50,000। अपने पास कैलकुलेटर है, अगर लाए हो तो बुक बैग में से निकालो और इसका टोटल करो, 2,35,000 ऐड 10,40,000 ऐड 41 माइनस 2,50,000 और बताओ टोटल कितना आ रहा है? 10,66,000। अब ये 10,66,000 क्या आया? डायरेक्ट मटेरियल। अब लिखूंगा कहाँ? यूनिट, रेट पर यूनिट क्या? कॉस्ट।
कॉस्ट में 10,66,000। अरे ये समझ में आ गया क्या? अब डायरेक्ट मटेरियल के बाद मुझे क्या ढूंढने का है? डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर मतलब डीएल या डीडब्ल्यू, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस दिख गया। कितना है? 7 लाख। और कुछ है क्या डायरेक्ट वेजेस में? नहीं। तो डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा 7 लाख। समझा ये? अरे समझा। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ही एक्सपेंसेस था, रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन। मैंने इधर डीएम लिखा, मैंने बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 70,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 70,000। समझा? आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन, यहाँ पे लिख सकते हो वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस। समझा ये आपको? अब इन तीनों को ऐड करने से क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। तो 10,66,000 प्लस 7 लाख प्लस 70,000, टोटल बताओ कितना आ रहा है? टोटल कितना? हाँ तो बोलो ना, 18,36,000। ये समझा? अरे समझा। अब हम लोग को FO फैक्ट्री ओवरहेड्स ढूंढना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स टू, अच्छा रिपेयर्स टू प्लांट एंड, इधर ऑफिस सैलरी लिखा है, इसमें करेक्शन बाद में बता रहा हूँ क्या है। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 53,000। ये एक लिखा है वो एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। रिपेयर्स के बाद रेंट रेट एंड टैक्सेस कितना? 15,000। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 15,000 बराबर है। फिर एफओ वाला और क्या है? एफओ 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 रेंट रेंट रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अरे समझा ये? फिर कुछ भी माइनस नहीं, सब ऐड होगा। माइनस में सिर्फ दो ही चीज होने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक, सेल ऑफ स्क्रैप, बस। बाकी सब चीजें ऐड ही करना है। डेप्रिसिएशन एफओ एफओ एफओ, गैस एंड वाटर फैक्ट्री चार्जेस है, कितना दिया है? 7,500, गैस वाटर 7,500। फिर एफओ एफओ मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट था। क्या था कि जो 60,000 तुमको पगार दिया है वो कितने आवर्स का है? 48 बराबर है। उसमें से उसने 40 आवर्स किया है, तो 48 से डिवाइड करोगे 60,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 48, कितना आ रहा है? तो 50,000 का काम उसने फैक्ट्री के लिए किया और 10,000 का काम उसने ऑफिस के लिए किया। आप करके भी चेक करोगे तो भी 10,000 ही आएगा। ऐसा करके चेक करो, 10,000 ही आएगा। 40 घंटा ऑफिस में और 8 घंटा 40 घंटा फैक्ट्री में और 8 घंटा ऑफिस में। पॉइंट क्लियर हो गया? अरे हाँ। और कॉस्ट ऑफ लूज टूल रिटर्न ऑफ है, यहाँ पे लूज टूल रिटर्न ऑफ डाल दिया एंड मैनेजर सैलरी 50,000 डाल दिया। अरे समझा? अब इसके अंदर एक चीज जो है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, जरा ध्यान देना। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ये सिर्फ ऑफिस सैलरी रहता ना तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस ही होता। सिर्फ ऑफिस सैलरी होता तो ये आपका कौन सा एक्सपेंसेस होता? ऑफिस एक्सपेंसेस। बट इसके आगे वर्ड ऐड कर दिया है ड्राइंग्स। ड्राइंग बना रहा है। ड्राइंग मतलब विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे ड्राइंग मतलब विड्रॉ कर रहा है। ड्राइंग ऑफिस सैलरी का मतलब है कि जो बंदा फैक्ट्री में बैठता है, किधर बैठता है? फैक्ट्री में। क्योंकि फैक्ट्री में खाली हमाल लोग नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो सुपरवाइज भी करते हैं और उन सुपरवाइजर को अपन क्या देते हैं? पगार देते हैं। फैक्ट्री में सिर्फ लेबर लोग काम नहीं करते, फैक्ट्री में उनको संभालने के लिए सुपरवाइजर्स वगैरह भी होते हैं जिनको अपन फिक्स सैलरी देते हैं। 90% ऑफिस में फिक्स सैलरी वाले काम करते हैं, बट कभी कभी फिक्स सैलरी फैक्ट्री में रहने वाले लोग भी करते हैं काम। बट अपन को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई कौन सा फिक्स पगार वाला है और कौन सा डेली वेजेस वाला है। इसलिए वेजेस जब भी आता है, जब भी वेजेस आता है, कहाँ गया भाई तुम्हारा वेजेस? प्रोडक्टिव वेजेस आ गया। वेजेस आ गया तो हमको ये क्या समझ में आता है? ये हमाल लोग हैं। और सैलरी जब भी आ गया तो हमको लगता है भाई फिक्स वाले। बट यहाँ पे ड्राइंग ऑफिस सैलरी जब भी आया तो ड्राइंग वर्ड जब भी आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये किसको स्पेसिफाई करता है? फैक्ट्री वाले को।
ड्राइंग किसको स्पेसिफाई करता है? फैक्ट्री वाले। अब ये चीज अगर मैं पहले एक्सप्लेन करता तो तुम कंफ्यूज हो जाते। इट्स वेरी सिंपल, ऑफिस सैलरी ऑफिस में जाएगा, बट ड्राइंग ऑफिस सैलरी कहाँ चले जाएगा? फैक्ट्री एक्सपेंसेस में। समझ में आ गया? इसलिए हमने यहाँ पे उसको लिख दिया है ड्राइंग ऑफिस सैलरी। समझ में आ गया पॉइंट? हाँ या नहीं? अब सब तुम्हारा फैक्ट्री का खर्चा डन, एडजस्टमेंट था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। तो अब क्या करोगे? अब प्राइम कॉस्ट आपके पास है, उसमें सारे एक्सपेंसेस ऐड करूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट मिलेगा। फटाफट से 18,36,000 में सारे एक्सपेंसेस को ऐड करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। फटाफट से कैलकुलेटर प्रशांत कहाँ है बेटा? अच्छा, तुम्हारा कैलकुलेटर, चलो निकालो फटाफट जल्दी। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भूल गए, जल्दी। 20,53,000 सबको आया? 20,53,000 फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आ गया यहां तक? अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन खर्चा। ओई पहला मिल गया। ड्राइंग सर ये तो नहीं आएगा। फिर ओई, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे डाल दिया रेंट रेट एंड टैक्सेस। कितना भाई रेंट रेट एंड टैक्सेस? 8,000 रुपए। तो रेंट रेट एंड टैक्सेस 8,000 रुपए। समझ में आया क्या? उसके बाद ओई ऑफिस कन्वेयंस आ गया। तो ऑफिस कन्वेयंस आ गया। समझ में आ गया क्या? फिर ओए डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। समझ में आ गया? नेक्स्ट हर्ष, उसके बाद क्या है? ओए डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस 30,000 बाय डायरेक्टर फीस 30,000। समझा ये? फिर ओए डायरेक्टर गैस वाटर चार्जेस 1,500 रुपए, गैस वाटर चार्जेस 1,500 रुपए। ओए मैनेजर सैलरी आ जाएगा, लेकिन 60,000 नहीं। कितना? सिर्फ 10,000। मैनेजर सैलरी 10,000। क्यों? क्योंकि 50,000 तो ऊपर लिख दिया तुमने, तो इधर आएगा 10,000। और ओए और कुछ है क्या? देख लो। नहीं सर, डन। समझ में आ गया? अब 20,53,000 के अंदर ये सारे एक्सपेंसेस को क्या करोगे? ऐड करोगे। फटाफट से ऐड करेंगे। 21,21,000। अरे समझा ये? अब जो आंसर आया उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर विशाल हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में है क्या? सीओपी वाला कुछ भी है क्या? कोई ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, कोई क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है फिनिश गुड्स का, तो ये हो जाएगा डैश डैश। इसका मतलब जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस यानी कि एसई, सेल्स मैनेजर सैलरी। तो सेल्स सैलरी, सेल्समैन सैलरी 42,000। अरे ये समझा क्या? एसई कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग 10,000, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग 10,000। नेक्स्ट एसई ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस 10,000, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस 10,000। और कुछ एसई वाला है क्या? नहीं। अब 21,21,000 में 42 + 10 + 10 ऐड कर देंगे। 2183 कॉस्ट ऑफ सेल्स। समझ में आ गया यहां तक? हाँ या नहीं? अगर आप मेरे पास बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब 11वीं से अगर मेरे से पढ़ते आ रहे हो, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है। पढ़ाया था ये? कभी ना कभी तो पढ़ा ही रहेगा। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते तो सेल्स मिलता है, ये पता है? हाँ या नहीं? और यही पैटर्न इधर भी है। कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने से क्या मिलता है? सेल्स। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने से क्या मिलता है? सेल्स। ये चीज समझ में आ गया? अब इन तीनों में से कौन सा अमाउंट आपको मालूम है? बताओ। सर कॉस्ट मालूम है। ये पैटर्न समझ गए यहां तक? अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक तो तुम आ जाओगे, बट प्रॉफिट और सेल्स कैसे फाइंड करेंगे? तो क्वेश्चन में दिया है द मैनेजमेंट हैज
फिक्स द सेलिंग प्राइस कितना एट द रेट 110% कॉस्ट, 110% कॉस्ट, 110% कॉस्ट मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। दो टाइप का एडजस्टमेंट आएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है, बराबर है। अब आपको देखना ये है कि जो प्रॉफिट है वो किस पे बोला है, ऑन कॉस्ट बोला है या ऑन सेल्स बोला है। अभी इस समय क्या बोला है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को 100 लेने का, लेकिन अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स को कितना लेने का। ये याद रखना, अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स को 100 लिखने का, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो कॉस्ट को 100 लिखने का, ठीक है। प्रॉफिट कितना 110 बोला है ना, मतलब 10, 100 में 10 ऐड करूंगा तो 110 होएगा, 110 नहीं लिखना है वहां पे, तो 100 प्लस 10 मतलब 110। अरे ये समझा। अब वही जगह में प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला रहता तो आपका सेल्स कितना रहता, प्रॉफिट तो 10 ही रहता बट कॉस्ट कितना हो जाता, 90 प्लस 10 तो 100 होता है ना। अरे लॉजिक समझा। इस सब में अभी मेरे लिए क्या लॉजिक लगने वाला है, ये 100 10 110। अरे समझा। चलिए आता हूं यहां पे, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स, कॉस्ट कितना, प्रॉफिट कितना, सेलिंग कितना। अब इन तीनों में पता कौन सा है, अगर 100% 21 लाख है तो 10% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 21,83,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो कम कर दोगे यहां पे तो आपको आएगा 2,18,000, ऐसा कुछ आएगा, 2,18,300। अरे हाँ, अब इनको ऐड करो तो 24,01,300 इज माय सेलिंग प्राइस। मतलब जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया है उसका सेलिंग प्राइस जितने यूनिट के लिए वो ये मिल जाएगा, और यूनिट्स दिया रहेगा तो पर यूनिट का कॉस्ट भी मिल जाएगा। सम समझ में आया, पैटर्न समझा कैसा है। डायरेक्ट 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 तो प्राइम कॉस्ट, ऐड करूंगा फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करूंगा ऑफिस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो मिलेगा COGS, ऐड सेलिंग तो मिलेगा सेलिंग मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेल्स। पैटर्न समझ में आ गया, पक्का क्लियर है 100%। तो आज के क्लास में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।